तीस्ता सी तलवार गुजरात दंगों के पीड़ितों की लड़ाई लड़ने का दावा लगातार करती रही हैं। तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद पर यह आरोप है कि उन्होंने गुजरात दंगों की पीड़ितों की मदद के नाम पर बड़े पैमाने पर धन जुटाया और धोखाधड़ी की। आरोप है कि दान के माध्यम से जुटाए गए इस फंड का इस्तेमाल निजी सुविधाओं के लिए भी किया गया। साल 2013 में अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसाइटी के 12 निवासियों ने तीस्ता के खिलाफ जांच की मांग की थी। सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया था कि तीस्ता ने गुलबर्ग सोसाइटी में म्यूजियम बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर साल 2014 में तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। तीस्ता सी तलवार को मुंबई के जुहू स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद एटीएस उन्हें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ऑफिस ले आई थी। इसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की ओर से श्री कुमार और तीस्ता सी तलवार की गिरफ्तारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और क्या क्या जानकारी वहां से निकल कर आई वो हमने आपको सुनाया। क्राइम ब्रांच के डीसीपी चैतन्य मांडलिक को आपने अभी सुना, जो कि बता रहे थे कि किस तरह के आरोप तीस्ता पर हैं। अब एक बार फिर से गोपी के पास चलते हैं। गोपी, अब जिस तरह से अब हिरासत में लिया जा चुका है, आगे की कार्रवाई किस तरह से तीस्ता पर होने वाली है? देखिए मल्लिका, इस पूरे मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो पूरी एक लार्जर कॉन्स्पिरसी बताई गई है। जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो क्राइम ब्रांच के जरिए एफआईआर फाइल की गई है, उसमें जो कॉन्स्पिरसी का वक्त लिखा गया है वो 2002 से लेकर 2022 का है। यानी 20 साल में ये एक लार्जर कॉन्स्पिरसी रची गई। किस तरीके से एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉन्स्पिरसी थी, उसका अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस कर रही है। कल जब रिमांड के लिए पेश किया गया अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जरिए तीस्ता और आरबी श्री कुमार को, तो कोर्ट ने वो क्राइम ब्रांच के जरिए बताया गया कि उन्हें 14 दिन के पुलिस रिमांड चाहिए, ताकि ये जो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड लार्जर कॉन्स्पिरसी है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। और अहमदाबाद की कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड, यानी जो पहली तारीख को ये पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है, लेकिन पहली तारीख को अहमदाबाद में रथ यात्रा है, जिसके चलते 2 तारीख को इन दोनों जो अक्यूज बताए गए हैं, तीस्ता सी तलवार और आरबी श्री कुमार, इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही जो तीसरे अक्यूज बताए गए हैं वो है संजीव भट्ट। संजीव भट्ट जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी है, संजीव भट्ट के जरिए भी एफिडेविट किया गया था और इसी एसआईटी में ये एफिडेविट किया गया था। और संजीव भट्ट के जरिए दावा किया गया था कि जब फरवरी 2027 के दिन मुख्यमंत्री आवास पर जो सभी अधिकारियों की और मुख्यमंत्री की मीटिंग मिली थी, जिसमें ये कहा गया था, ये कथित तौर पर कहा गया था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दीजिए, उस मीटिंग में वो मौजूद थे। हालांकि उस मीटिंग को लेकर भी कई सारे ऐसे एविडेंस आए जिसमें संजीव भट्ट उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, जिसके चलते उनपे पहले भी कार्यवाही हुई है। और अब जब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, संजीव भट्ट इस वक्त पालनपुर की कोर्ट में ड्रग्स पैडलर मामले में सजा जेल के अंदर है, पालनपुर जेल में है। तो पुलिस के जरिए ये कहा जा रहा है कि उनके ट्रांसफर वारंट के लिए उनके जरिए अप्लाई किया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के साथ 3 से 4 दिन लगेंगे ये पूरी जो प्रोसेस है वो होने में, और उसके बाद उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस मामले में उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन जहां तक ये पूरा मामला है, इट्स अ लार्जर कॉन्स्पिरसी, पुलिस बता रही है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। और पॉलिटिकली किसके साथ मोटिवेटेड था, तो इसे जोड़ा गया है कि उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी उसके साथ ये इसे जोड़ा गया है। और यूपीए सरकार के जरिए ये एक पूरा पॉलिटिकल मोटिव था, जिसे अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से राजनेताओं के जरिए, कुछ पत्रकारों के जरिए और किस तरीके से कुछ इन्फ्लुएंसर एनजीओ के जो लोग हैं उन लोगों के जरिए जो विक्टिम के बयान थे उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया। यहाँ तक कि कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट किए गए थे वो भी फेक एफिडेविट किए गए थे। इस तरीके के आरोप तीस्ता पर लगे हुए हैं। और तीस्ता की अगर बात की जाए तो तीस्ता ना सिर्फ जो जाकिया जाफरी मामले में, लेकिन कई गुजरात दंगों के मामले, करीब 7 से 8 ऐसे मामले हैं, इन सभी मामलों में तीस्ता इन लोगों के लिए, जो दंगा पीड़ित थे, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है, अगर इस एक मामले में पॉलिटिकली मोटिवेट होंगे तो क्या दूसरे मामले में भी आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि करीब 7 जितने अलग अलग मामले थे। साथ ही जिसे लार्जर कॉन्स्पिरसी बताया गया,
2012 में ये जो पूरी रिपोर्ट थी, एसआईटी की रिपोर्ट थी, राघवन की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में पेश किया गया था और मेट्रो कोर्ट ने उसे क्लीन चिट देते हुए, क्योंकि एसआईटी ने क्लीन चिट दिया था और तब कहा गया था कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि उसके बाद इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो कहीं ना कहीं लगातार इस पूरे मामले में इस केस को चैलेंज किया गया है, इसे लार्जर कॉन्स्पिरेसी बताते हुए जब एसआईटी ने इसका इन्वेस्टिगेशन रोक दिया मल्लिका, तो एसआईटी की जो रोके हुए इन्वेस्टिगेशन पर भी एक एप्लीकेशन फाइल हुई कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हालांकि एसआईटी ने ये कहा कि हमने जितने लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं वो हमारे हिसाब से सही है और हमारे पास इस पूरे मामले की जानकारी है और हमने जितने क्रॉस एग्जामिनेशन करने हैं वो सारे क्रॉस एग्जामिनेशन कर दिए गए। लेकिन तीस्ता और जाकिया जाफरी जो तीस्ता इसकी को पिटिशनर है, जाकिया जाफरी मेन पिटिशनर है, उन्होंने लगातार इस मामले को चैलेंज करते रहे। लेकिन इस पूरे मामले में जब 2013 के आसपास जो गुलबर्गा सोसाइटी के लोग हैं उनके जरिए एक एफआईआर दर्ज की गई और उनके जरिए जब एफआईआर की गई तो मल्लिका सबसे चौंकाने वाले कई सारे खुलासे उस वक्त हुए थे। यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच के पास जब इस पूरे मामले में, क्योंकि फंडिंग का मामला था, लोगों ने ये कहा था कि जो पैसे उनके पास आए थे वो पैसे लोगों तक नहीं पहुंचे थे, जो पीड़ित थे उन तक नहीं पहुंचे थे। तो वैसे में क्राइम ब्रांच ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो कई ऐसे बिल मिले जो सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की जो एनजीओ है उसमें तीस्ता के पर्सनल यूज के, जैसे वो हेयर सैलून में गई है या कहीं दुबई घूमने गई है, तो ये पूरी ट्रिप जो है वो उनके और उनके पति की इस एनजीओ के जरिए स्पॉन्सर की गई थी। तो क्राइम ब्रांच के पास तब भी कई एविडेंस थे, लेकिन वो लीगल प्रक्रिया के चलते उस मामले की इन्वेस्टिगेशन पे रोक लग गई थी। अब ये एक नया मामला सामने आया है, अब तीस्ता के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।